कभी कभी एक मुस्कान के पीछे सालों का दर्द छिपा होता है और कभी एक अधूरा सच पूरी जिंदगी बदल देता है। आज महापूजा के बीच कुछ दिल फिर धड़केंगे, कुछ पुराने जख्म फिर हरे होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 39। राठौर मेंशन का पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। चारों ओर अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी। मंदिर में जलते घी के दीपकों की लौ पूरे हॉल को सुनहरी आभा से भर रही थी। शंखनाद की गूंज के साथ महापूजा शुरू होने ही वाली थी। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। सॉरी, मैं लेट तो नहीं हो गई ना? चहकती हुई आवाज़ के साथ सहानी लगभग दौड़ते हुए हॉल में पहुंची। आज उसने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सूट पहन रखा था। खुले बाल, कानों में छोटे से झुमके और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, जैसे उसकी मौजूदगी ही पूरे माहौल में एक अलग सी रौनक भर देती हो। लेकिन जैसे उसकी नज़र सामने बैठी भीड़ पर पड़ी, उसकी आंखें खुद ब खुद एक ही चेहरे पर जाकर ठहर गई। कबीर, हमेशा की तरह शांत, गंभीर और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, वह इस समय नन्ही कुहू के साथ खेल रहा था। उसके सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो बहुत कम लोगों ने देखी थी। सहानी की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। उसकी धड़कनें बिना उसकी इजाज़त के फिर उसी पुराने नाम पर तेज होने लगी। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन दिल कब किसी की सुनता है। 3 साल, पूरे 3 साल उसने खुद को समझाया था। सबको यही लगता था कि वह पढ़ाई पूरी करने के लिए सिंगापुर गई थी, लेकिन उस सफ़र का एक सच और भी था। वो वहाँ सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं गई थी, वो अपने पहले प्यार को भुलाने गई थी। क्योंकि पहला प्यार हमेशा पाने के लिए नहीं होता, कभी कभी सिर्फ पूरी ज़िंदगी चुपचाप दिल में बस जाने के लिए भी होता है। कुछ पल तक सहानी दूर खड़ी उसे देखती रही, फिर उसने अपने चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान ओढ़ ली और तेज कदमों से सीधे कबीर के पास पहुँच गई। कैसे मिस्टर परफेक्ट? जैसे ही कबीर ने आवाज़ सुनी, उसने सिर उठाया। सामने सहानी को देखकर वह कुछ पल के लिए सचमुच चौंक गया। उसकी आंखों में साफ हैरानी उतर आई। सहानी, आप? क्या हुआ? इतना बड़ा झटका लगा मुझे देखकर। कबीर भी हल्का सा मुस्कुराया और सहज होते हुए बोला, आप कब आई? बस 1 घंटे पहले, सहानी ने जवाब दिया। फिर उसकी नज़र कबीर की गोद में खेल रही नन्ही कुहू पर चली गई। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से कुहू को अपनी गोद में उठा लिया। उसने प्यार से कुहू का गाल चूम लिया, फिर मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। बिल्कुल आपकी तरह है, वही शांत आंखें, वही मासूम मुस्कान। ये कहते हुए उसके होठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पलकों पर अनकहा दर्द उतर आया था। एक पल के लिए उसके दिल ने फिर वही पुराना सवाल पूछा, अगर किस्मत ने दूसरा फैसला लिया होता तो क्या आज ये तस्वीर कुछ और होती? लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को वहीं दफना दिया। कबीर कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 साल बाद मिली इस लड़की से क्या कहे। वहीं सामने बैठा वेदांश चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी गहरी नज़रें सहानी के चेहरे पर टिकी थी। वह अपनी छोटी बहन को शायद सबसे बेहतर समझता था। उसने उसकी मुस्कान देखी और उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी। वह जानता था सहानी सिंगापुर सिर्फ पढ़ाई करने नहीं गई थी, वह अपने पहले प्यार को भुलाने गई थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी की नज़र अनजाने में उन दोनों पर टिक गई। ना उसके मन में जलन थी, ना कोई शक, बस एक सहज जिज्ञासा थी। तभी मन्नत उसकी कोहनी में हल्का सा धक्का मारकर शरारत से बोली, क्या हुआ? जल रही है क्या? पंखुड़ी ने तुरंत आंखें दिखाई। धत, अब मैं क्यों जलूंगी? एक बच्चे के बाप को कौन पूछेगा भला? मन्नत तुरंत हंस पड़ी। वाह, मेरा भाई आज भी किसी हीरो से कम नहीं लगता है। जरा बताओ तो सही,
किस एंगल से एक बच्चे के बाप लगते हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मन्नत ने एक पल के लिए सहानी की तरफ देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। वह धीरे से बोली, जानती हो पंखू, पहले जब सहानी मुझसे नफरत करती थी तब भी मुझे उसके लिए बुरा लगता था, और आज जब उसने अपनी सारी गलतियां पीछे छोड़ दी है तो उसके लिए पहले से भी ज़्यादा दुआ निकलती है। पंखुड़ी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अब क्या उसे भी अपनी भाभी बनाने का प्लान है? मन्नत ने तुरंत उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। धत तेरी, मेरी एक ही भाभी है और वो तू है। तुझे छोड़कर मैं किसी और को क्यों भाभी बनाऊंगी? दोनों फिर मुस्कुरा दी। फिर मन्नत एक बार सहानी की तरफ देखा जो इस समय कबीर से मुस्कुराकर बात कर रही थी। मन्नत की आंखों में दुआ उतर आई। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि भगवान उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान भेजे जो उसे उसकी हर कमी के साथ अपनाए, उसे इतना प्यार दे कि उसके दिल के सारे पुराने जख्म में धीरे धीरे भर जाए और उसके दर्द पर मरहम बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। मन्नत की बातें सुनकर पंखुड़ी के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से मन्नत का हाथ थाम लिया और बोली, हाँ मनु, तू बिल्कुल सही कह रही है। सहानी को भी खुश रहने का पूरा हक है। भगवान करे उसे भी कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे उसकी हर तकलीफ भुला दे, उससे बेइंतहा मोहब्बत करे। पंखुड़ी की बात सुनकर मन्नत की आंखों में अनजानी सी नमी उतर आई। उसकी नज़र अनायास ही सहानी पर चली गई और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक की अनगिनत यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। बचपन की शरारतें, एक दूसरे से लड़ना, रूठना मनाना, साजिशें, हंसी, आंसू, नफरत, गलतफहमियाँ, सब कुछ उसके आंखों के सामने नाच गया। और फिर कियारा का चेहरा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक ठंडी आह भरी और फिर मुस्कुराकर बोली, सच में वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। पंखुड़ी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर बिना किसी को एहसास होने दिए धीरे से उसका हाथ दबाया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, मनु जरा संभल कर, अगर ऐसी ही पुरानी बातें करती रही तो सबको समझते देर नहीं लगेगी कि तेरी यादाश्त वापस आ चुकी है। यह सुनते ही मन्नत जैसे नींद से जागी। उसने तुरंत अपने होठ भींच लिए। असल में पार्टी वाले रात जब मन्नत नशे की हालत में अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी, उसी वक्त लूना, पंखुड़ी और अमृता को पता चल गया था और फिर उसी रात लूना ने सबको साफ शब्दों में समझा दिया था, जब तक मनु खुद सबको बताना ना चाहे तब तक उसकी यादाश्त लौटने की बात किसी के सामने नहीं आएगी। यह सिर्फ उसका फैसला होगा, हमारा नहीं। तभी अचानक मन्नत को अपनी पीठ पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई। वह एकदम ठिठक गई। उसने धीरे से पीछे हाथ ले जाकर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर झुंझुलाहट उतर आई। उसके ब्लाउज की डोरी खुल चुकी थी। मन्नत ने पंखुड़ी से कहा, पंखू में अभी आई। पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही मन्नत जल्दी से निकल गई। जैसे वह वहाँ से निकली, वेदांश की नज़र उस पर चली गई। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट वह साफ देख सकता था। वही मन्नत जल्दी जल्दी अपने कमरे में आई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने कई बार डोरी बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुल जाती। वह झुंझुलाकर बुदबुदाई, पहली बार तो बड़ी आसानी से बंध गई थी, अब आखिर हो क्या गया है, एक डोरी भी नहीं बंध रही है। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। वेदांश अंदर आया। उसने पूजा के लिए ब्लैक रंग का कुर्ता पहन रखा था, शायद कपड़े बदलने आया था। उसने एक नज़र मन्नत पर डाली और उसके कदम वहीं ठहर गए। आईने के सामने खड़ी मन्नत, लाल साड़ी में, खुले रेशमी बाल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे, गले का हार, माथे का सिंदूर और कानों में झूलते झुमके उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। लेकिन वेदांश की नज़र उसकी खुली हुई डोरी पर जाकर ठहर गई। मन्नत अब भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन डोरी बार बार उसकी उंगलियों से छूट जा रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। वेदांश ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, आकर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया।
मन्नत ने जैसे ही आईने में उसका प्रतिबिंब देखा, उसकी सांसें खुद ब खुद धीमी पड़ गई। दोनों की नजरें आईने में मिली। एक पल, दो पल, फिर वेदांश ने चुपचाप अपनी नजरें फेर ली। मन्नत का चेहरा हल्का सा उतर गया। वह मन ही मन बुदबुदाई, क्या ही फायदा इतना सजने संवरने का जब इन्हें नजरें ही फेरनी है। जरा सा कह भी नहीं सकते कि अच्छी लग रही हूँ। उसी पल उसे अपनी पीठ पर वेदांश की उंगलियों का बेहद हल्का स्पर्श महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। उसकी धड़कनें जोर से धड़कने लगी। वहीं वेदांश बेहद सावधानी से उसकी डोर बांध रहा था। उसकी उंगलियां जानबूझकर नहीं, लेकिन हर बार डोरी संभालते हुए हल्के से उसकी पीठ को छू जाती और हर स्पर्श मन्नत के दिल की धड़कन को और बढ़ा देती। वो आईने में वेदांश का चेहरा देख रही थी, शांत और बिना किसी भाव के, जैसे वो बस अपना काम कर रहा हो। मन्नत ने अनजाने में अपनी साड़ी का पल्लू मुट्ठी में भींच लिया, हल्के से अपने निचले होठ दबा लिए। वह चुपचाप उसे देख रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को महसूस कर लेना चाहती हो। वहीं वेदांश ने एक क्षण के लिए आईने में उसे देखा। मन्नत की बंद आंखें, हल्के कांपते होठ और चेहरे पर फैली वही मासूम सी बेचैनी। उसके होठों पर अनजाने में एक बेहद हल्की मुस्कान आ गई। डोरी बांधते हुए उसकी उंगलियां एक बार फिर अनजाने से मन्नत की पीठ को छू गई। मन्नत की सांस हल्की सी अटक गई। उसने आंखें खोलकर आईने में उसे देखा और वेदांश मानो कुछ हुआ ही ना हो, पूरी शांति से डोरी की आखिरी गांठ बांध रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उसने डोरी ठीक की और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगा। लेकिन जैसे वह उससे दूर हुआ, मन्नत ने झटके से पलटकर उसकी कलाई पकड़ ली। वेदांश रुक गया। उसने बिना पीछे मुड़े बस हल्का सा सिर घुमाया। मन्नत की आवाज़ भर आ गई, नाराज़गी में भी आप मेरी परवाह करना नहीं छोड़ते, गुस्से में भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं, फिर मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हैं वी? उसकी आंखें भर आई। क्या आपको सच में मुझसे नफरत हो गई है जो मुझसे दूर भाग रहे हैं? कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर वेदांश ने धीरे धीरे उसकी तरफ रुख किया। उसकी आंखें बेहद गहरी थी, जबरे भींचे हुए थे। आपसे नफरत करने के लिए वेदांश ने गहरी सांस ली। उसकी मुठियाँ हल्के से भींची हुई थी। फिर उसने मन्नत की आंखों में देखते हुए बेहद शांत लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा, आपसे नफरत करने के लिए पहले वेदांश राठौर को मरना होगा, और शायद मरने के बाद भी मैं आपसे नफरत ना कर सकूं। बस इतना सुनना था कि मन्नत का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने बिना एक पल गवाए झट से अपना हाथ बढ़ाकर वेदांश के होठों पर रख दिया। उसकी आंखें भर आई थी। वह नम आंखों से बार बार सिर हिलाते हुए फुसफुसाई, नहीं वी, प्लीज़ ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, मैं सुन भी नहीं सकती। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। वेदांश की नज़रें उसकी भींगी आंखों पर टिक गई। उसके चेहरे पर भी दर्द उतर आया। जबड़ा बुरी तरह भींचा हुआ था। दिल तो उसका भी चिख रहा था, लेकिन उसने हर भावना को हमेशा की तरह अपने भीतर कैद कर रखा था। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखें जैसे वो सब कह रही थी जो उनके होठ कह नहीं पाए। फिर वेदांश ने बहुत धीरे से मन्नत का हाथ अपने होठों से हटाया। उसकी उंगलियों पर उसकी पकड़ एक पल को ठहरी। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए मुड़ गया। उसी क्षण मन्नत की साड़ी का पल्लू उसके पैरों में उलझ गया। आह! उसका संतुलन बिगड़ा। वो पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि वेदांश बिजली की फुर्ती से पलटा। उसने एक झटके में उसकी कमर थाम ली और अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल मन्नत पूरी तरह उसकी बाहों में थी। दोनों के बीच अब सांसों जितनी भी दूरी नहीं बची थी। एक पल के लिए दोनों की धड़कन जैसे थम गई। मन्नत की उंगलियां अनायास वेदांश के कुर्तों को कसकर पकड़ चुकी थी। उसकी सांसें बुरी तरह उलझ रही थी। वह बस उसकी आंखों में देख रही थी। वहीं वेदांश, जिसने पिछले कई दिनों से खुद को उससे दूर रखने की हर कोशिश की थी, उसकी भी सांसों की लय बिखरने लगी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। मन्नत का चेहरा उसके बेहद करीब था।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, सिर्फ अपना खोया हुआ रिश्ता वापस पाने की तड़प थी। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी रही, सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज़ और एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। वेदांश ने अपनी नज़रें मुश्किल से उससे हटाई, फिर बहुत धीरे से उसे सीधा करते हुए बोला, हर बार मैं आपको संभालने के लिए साथ नहीं रहूँगा, इसलिए संभल कर चला कीजिए। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी चिंता मन्नत से छिपी नहीं रही। वेदांश ने धीरे से अपनी बाहें ढीली कर दी। मन्नत की उंगलियां अब भी उसके कुर्ते को थामे थी, जैसे उसका दिल उसे जाने ही नहीं देना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ दी। वेदांश बिना पीछे देखे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और मन्नत वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गाल पर लुढ़क गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी वेदांश का प्यार आज भी उतना ही गहरा था। बस उसके टूटे हुए भरोसे ने उस प्यार के चारों ओर एक खामोश दीवार खड़ी कर दी थी। एक आखिरी नज़र वेदांश पर डाली और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। वहीं वेदांश क्लोजेट के सामने खड़ा था। उसने कपड़े निकालने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेकर खुद को फिर से संभाल लिया। कुछ क्षण बाद उसने कपड़े निकाले, फिर उसकी नज़र अन्यास दरवाजे की तरफ उठ गई, जिस रास्ते से मन्नत अभी अभी बाहर गई थी। उसकी आंखों की गहराई में दर्द साफ था, लेकिन चेहरे पर अब भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे उसने अपने सारे जज्बात एक बार फिर अपने भीतर कैद कर लिए हो। थोड़ी ही देर में पूरे राठौर मेंशन में मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी। महापूजा शुरू होने का समय हो चुका था। पंडित जी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, फिर गंभीर स्वर में कहा, जिसके लिए यह महापूजा आयोजित की गई है, वह दंपति कृपया आकर पूजा के आसन पर विराजमान हो जाए। उनकी बात सुनते ही पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अन्यासी वेदांश और मन्नत पर टिक गई। वहीं नूतन जी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सावित्री जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मन्नत, वेदांश, आप दोनों जाकर पूजा के आसन पर बैठ जाइए। यह सुनते ही नूतन जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तेज नज़रों से सावित्री जी की ओर देखा, लेकिन सावित्री जी ने उनकी नज़रों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर फिर कहा, हाँ बेटा, पूरे 3 साल बाद आप दोनों फिर से एक साथ इस घर में हो। इस घर की सुख शांति और परिवार की मंगल कामना के लिए हो रही इस महापूजा में घर का बेटा और बहू ही बैठेंगे। जाइए, दोनों जाकर आसन ग्रहण कीजिए। मन्नत की नज़र एक पल के लिए नूतन जी पर गई। उनके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मन्नत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय उसके दिल की धड़कनें किसी और वजह से तेज हो रही थी। क्या वी बैठेंगे? यही सवाल उसके दिल में बार बार उठ रहा था। उसने हल्के से अपनी नज़र वेदांश की ओर उठाई और अगले ही पल उसका दिल जैसे सुकून से भर गया। वेदांश बिना कुछ कहे पहले ही जाकर पूजा के आसन पर बैठ चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसका वहाँ बैठना ही मन्नत के लिए किसी जवाब से कम नहीं था। मन्नत के होठों पर अन्यास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल का बोझ जैसे कुछ हल्का हो गया। वह बिना देर किए धीरे धीरे आगे बढ़ी और जाकर वेदांश के बिल्कुल बगल में बैठ गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनकही खामोशी पसरी हुई थी। एक तरफ मंत्रों की गूंज थी, दूसरी तरफ 2 धड़कते दिल जो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द आज भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। वहीं पंडित जी ने शुभ मुहूर्त देखकर कलश पर हाथ रखा, फिर ऊंचे स्वर में बोले, यजमान और उनकी धर्मपत्नी, कृपया अपने दाहिने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए, तभी पूजा की प्रथम आहुति पूर्ण मानी जाएगी। इतना सुनते ही मन्नत का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसकी उंगलियां अन्यास सी सिमट गई। वो धीरे धीरे वेदांश की तरफ देखने लगी। पूरा हॉल शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल वेदांश ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी नज़रें अब भी पूजा की अग्नि पर थी। उसने मन्नत की तरफ देखा तक नहीं।
बस शांत स्वर में बोला, पूजा बीच में नहीं रुकनी चाहिए, बस इतना ही। लेकिन मन्नत के लिए यही शब्द किसी पूरे संसार से कम नहीं थे। उसकी पलकों पर नमी उतर आई। उसने कांपते हाथों से धीरे से अपना हाथ वेदांश के हाथ पर रख दिया। जैसे दोनों के हाथ एक दूसरे को छुए, एक अनजाना सा कंपन दोनों के भीतर दौड़ गया। वेदांश की उंगलियां अनायास ही कस गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वही मन्नत ने चुपके से उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गई दिल आज भी वही है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता भरोसे के टूटे हुए पुल से होकर गुजरता है। वहीं नूतन जी का चेहरा पूरी तरह उतर गया था और सालू, वो तो अपनी साड़ी का पल्लू इतनी जोर से भींच ली थी कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। उसकी नज़रों में मन्नत के लिए बेइंतहा नफरत और जलन साफ देखी जा सकती थी। पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने दोनों के जुड़े हुए हाथों पर अक्षत और पुष्प रखते हुए कहा, पति पत्नी का साथ केवल 7 फेरों से नहीं बनता, बल्कि हर कठिन समय में एक दूसरे का हाथ न छोड़ने से बनता है। ये शब्द सुनते ही वेदांश की आंखों में एक पल के लिए वही 3 साल पुराना दर्द चमक उठा और मन्नत ने मन ही मन प्रण लिया, इस बार मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी वीर, चाहे पूरी दुनिया छोड़ दूं। इसके बाद पंडित जी ने पहली आहुति देने का संकेत किया और महापूजा पूरे विधि विधान के साथ प्रारंभ हो गई। वहीं राठौर मेंशन में महापूजा की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी और उसी समय शहर के एक आलीशान लेकिन सुनसान अपार्टमेंट में आयुष बिल्कुल अकेला बैठा था। उसके सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर राठौर मेंशन की महापूजा का लाइव वीडियो चल रही थी। उसकी आंखें लाल थी, हाथों की मुट्ठियां इतनी कस चुकी थी कि नसें साफ उभर आई थी, लेकिन उसकी नज़र किसी और पर नहीं, सिर्फ मन्नत पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में मन्नत के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, मगर उस नफरत के पीछे 3 साल का दर्द, टूटन और अपने परिवार से दूर होने की टिस भी छिपी थी। धीरे से उसके होठ हिले। सिर्फ मन्नत की वजह से आज मैं अपने ही परिवार से दूर हूँ। उसकी पलकों पर नमी उतर आई। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए मैंने मॉम को सिर्फ वीडियो में देखा है। काश एक बार, बस एक बार उन्हें गले लगा पाता। वह कुर्सी की बैक से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। तभी 3 साल पुरानी एक घटना उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। उस दिन 3 साल पहले राठौर मेंशन, पूरा मेंशन हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उस शांति को चुरते हुए एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मन्नत। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा पूरी तरह बुझ चुका था, आंखें रोने की गवाही दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया एक ही झटके में छीन ली हो। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और दिमाग में वैभव की बात गूंज रही थी, किंग कोई और नहीं, तुम्हारा पति वेदांश राठौर है। अगर भरोसा नहीं है तो अपने ससुर अधिराज राठौर से पूछ लो, सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हारे ससुर को पता है कि वेदांश किंग है, आयुष को पता है, और सिर्फ वेदांश ही नहीं, अधिराज राठौर भी एक समय माफिया वर्ल्ड के किंग थे। फिर उनकी जगह उनके बेटे वेदांश राठौर ने ली। हर शब्द उसके सीने को चिर रहा था। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए अंदर पहुंची। तभी हॉल में बैठी संध्या जी की नज़र उस पर पड़ी। उसे देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी के साथ मुस्कान खिल उठी। अरे मनु, आप अचानक आना था तो एक फ़ोन कर देती बेटा। आयुष या अधिराज जी आपको लेकर आते। आपको वेद ने अकेले निकलने से मना किया है ना? लेकिन आज मन्नत ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें कहीं खोई हुई थी, आंखों में अजीब सा खालीपन था। कुछ पल बाद उसने बहुत मुश्किल से होठ खोले। माँ, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। संध्या जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया बात बहुत गंभीर है। बिना कोई सवाल किए उन्होंने उसका हाथ थामा और उससे लेकर सीधे स्टडी रूम में चली गई। अंदर अधिराज जी पहले से बैठे हुए जरूरी फाइलें देख रहे थे। मन्नत को उस हालत में देखकर उनके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? लेकिन मन्नत जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। वह कुछ पल तक दोनों को देखती रही, फिर कांपती आवाज़ में बोली,
बस एक सवाल का जवाब चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। संध्या जी और अधिराज जी गंभीर होकर उससे देखने लगे। मन्नत ने अपनी भींगी पलकों को बंद किया, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने वो सवाल पूछ दिए जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। क्या वी? उसकी आवाज़ गले में अटक गई। आंसू फिर बह निकले। उसने खुद को संभाला और इस बार साफ शब्दों में पूछा, क्या वी ही किंग है? बस इतना सुनना था। संध्या जी और अधिराज जी दोनों जैसे पत्थर के हो गए। दोनों की नज़रें अनायासी एक दूसरे से मिली। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। उनकी यही खामोशी मन्नत के दिल में तूफान बनकर उतर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह एक टक दोनों के चेहरे पढ़ने लगी। कुछ क्षण बाद अधिराज जी ने गहरी सांस ली। मनु, पहले आप शांत हो जाइए बेटा, लेकिन मन्नत ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ इस बार पहले से भी ज़्यादा टूटी हुई थी। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या वी ही किंग है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी मन्नत की आंखों से बहते आंसुओं का कारण बन गई। उसने कांपते हुए होठ से कहा, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपकी चुप्पी ही मेरे सवाल का जवाब है? संध्या जी तुरंत उसके पास आई। उन्होंने उसके आंसू पोंछने चाहे, लेकिन मन्नत एक कदम पीछे हट गई। संध्या जी का दिल कसकर रह गया। उन्होंने बेहद नरम आवाज़ में कहा, मनु, कुछ सच समय आने पर ही अच्छे लगते हैं। वेद इस समय इटली में हैं, उन्हें लौट आने दीजिए। जो भी सवाल है उनका जवाब उन्हीं के मुंह से सुनिए, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। मन्नत की आंखों में दर्द और बढ़ गया। मतलब आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहते। अधिराज जी ने गहरी सांस ली। बात छिपाने की नहीं है बेटा, बात भरोसे की है। वेद ने हमेशा अपने हर सच का सामना खुद किया है, और इस सच का जवाब भी उन्हें ही देना चाहिए। संध्या जी ने फिर उसका हाथ थाम लिया। एक बात हमेशा याद रखना मनु, आपका वी सबसे पहले आपके हैं, उसके बाद वो इस दुनिया का कुछ भी हैं, लेकिन पहले आपके हैं, इसलिए उन पर भरोसा मत खोना। मन्नत ने उनकी आंखों में देखा, लेकिन आज उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि उनकी हर बात उसके दिल में एक नया सवाल छोड़ गई। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, अगर वी सच में किंग है तो उन्होंने मुझसे यह सच छुपाया क्यों? तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और आयुष अंदर आया। उसके आते ही माहौल एक बार फिर भारी हो गया। आयुष ने जैसे ही मन्नत को वहाँ देखा, उसके चेहरे पर हैरानी उभर आई। वह तुरंत बोला, भाभी आप यहाँ? आपको राठौर मेंशन आना था तो हमें कॉल कर देती, आप अकेले क्यों आई? लेकिन मन्नत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सी टुटन थी। वो बेहद धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ आयुष। जो कहीं आने जाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त चाहिए या किसी का साथ। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे में बैठे तीनों लोग सन्न रह गए, संध्या जी, अधिराज जी और खुद आयुष, क्योंकि मन्नत ने आज तक कभी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। मन्नत ने गहरी सांस ली और बिना किसी की तरफ देखे वहाँ से निकलने लगी। तभी आयुष ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ तो बोलिए। मन्नत की आंखों में फिर नमी उतर आई। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरा हाथ छोड़ो आयुष। आयुष तुरंत पीछे हट गया। उसने उसकी कलाई छोड़ दी, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन अब तो बताइए क्या बात है? मन्नत ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में शिकायत थी, दर्द था और टूटा हुआ भरोसा भी। फिर उसने बेहद कड़वे स्वर में कहा, अपने मॉम और डैड से पूछ सकते हो। यह सुनते ही आयुष की भवें सिकुड़ गई। वह हैरानी से संध्या जी और अधिराज जी को देखने लगा। वहीं संध्या जी और अधिराज जी दोनों मन्नत को रोकना चाहते थे, उसे समझाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन्नत किसी की सुनने की हालत में नहीं थी, क्योंकि इस समय वो सिर्फ उलझी हुई नहीं थी, वो अंदर से टूट चुकी थी।
और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वह उन लोगों पर भी शक करने लगी थी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसे लगने लगा था कि उससे जानबूझकर सच छुपाया जा रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग थी। सच तो यह था कि अधिराज जी और संध्या जी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन्नत की नज़रों में अब हर खामोशी, हर बात, हर छिपा हुआ जवाब एक साजिश जैसा लगने लगा था। असल दर्द सिर्फ यह नहीं था कि वेदांश किंग निकला, असल दर्द उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। वैभव ने उसके दिल में जो जहर भरा था वह धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा करता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि किंग पर आलिया का हक था। उसे लगने लगा था कि आलिया की मौत की वजह भी वही है। अगर वह राव के कैंप में नहीं होती, अगर आलिया उसे बचाती नहीं, तो शायद आजालिया जिंदा होती। और यही अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वैभव ने बड़ी चालाकी से उसके दिल में यह एहसास बैठा दिया था कि उसकी वजह से सिर्फ आलिया की जान ही नहीं गई, बल्कि उसकी मोहब्बत भी छीन ली गई। और जब उसे पता चला कि किंग और वेदांश एक ही इंसान है, तो यह अपराध बोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वे ही किंग थे तो उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे अकेले इस सच तक पहुंचने दिया? क्यों मुझे इतने दर्द और उलझनों से गुजरना पड़ा? एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता। एक डर जाता तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता। और धीरे धीरे ये सारे सवाल, ये सारे भ्रम, ये सारे अपराध बोध मन्नत को एक ऐसे अंधेरे की तरफ धकेल रहे थे जहाँ से उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मन्नत के जाते स्टडी रूम में भारी खामोशी छा गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे अब भी तीनों की कानों में गूंज रही थी। आयुष कुछ क्षण तक उसी दरवाजे को देखता रहा जहाँ से मन्नत अभी अभी बाहर गई थी। फिर उसने हैरानी से संध्या जी और अधिराज जी की तरफ देखा। उसकी भवें बुरी तरह सिकुड़ी हुई थी। वह उलझन भरे स्वर में बोला, क्या बात है मॉम डैड? भाभी ऐसे क्यों चली गई? और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है? संध्या जी ने थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते हुए अपना माथा पकड़ लिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं आयुष, लेकिन उनके मन में ना जाने कहाँ से यह बात आ गई कि वेद ही किंग है। यह सुनते ही आयुष की आंखें एक पल के लिए गहरी हो गई, क्योंकि वह यह सच पहले से जानता था। जब वो आलिया की मौत का सच जानने की कोशिश कर रहा था, तब वेदांश ने खुद उसे अपने किंग होने का सच बता दिया था। उसके बाद अधिराज जी और संध्या जी ने भी उसे सब कुछ समझा दिया था, इसलिए उसके लिए यह कोई नया खुलासा नहीं था। लेकिन मन्नत को यह बात कैसे पता चली? यही सवाल अब उसके दिमाग में भी घूमने लगा था। आयुष ने तुरंत पूछा, क्या भाभी को पता चल गया कि भाई किंग है? लेकिन कैसे? उनके मन में ये बात आई कैसे? अधिराज जी ने गहरी सांस छोड़ी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। यही तो समझ नहीं आ रहा है बेटा। उन्होंने सीधे आकर पूछा, क्या वे ही किंग है? और जिस तरह वो सवाल पूछ रही थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने उनके मन में बहुत कुछ भर दिया है। संध्या जी की आंखें नम हो गई। वो बहुत टूटी हुई लग रही थी, बहुत ज़्यादा, जिससे किसी ने उनका भरोसा हिला दिया हो। आयुष का दिल अचानक बेचैन हो उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। वो धीरे से बोला, लगता है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमें पता नहीं है। फिर उसने तुरंत कहा, हमें उनके पीछे जाना चाहिए डैड, उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए। संध्या जी ने भी सहमति से सिर हिलाया। उनकी ममता उन्हें बार बार बेचैन कर रही थी। वहीं अधिराज जी सोच में डूबे हुए थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, हमें वेद को बताना होगा, यह बात उनसे छिपाना ठीक नहीं होगी। आयुष तुरंत बोला, तो अभी कॉल कीजिए ना डैड। अधिराज जी के चेहरे पर बेबसी उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं वेद जिस मिशन पर होते हैं वहाँ हम सीधे उनसे संपर्क नहीं कर सकते। वो खुद हमसे संपर्क करते हैं, हम उनसे नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। संध्या जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। मनु की आंखों में आज कुछ अलग था। अधिराज जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें भी वही एहसास हो रहा था जैसे किसी ने मन्नत के दिल और दिमाग में बहुत खतरनाक तरीके से जहर घोल दिया हो। कुछ पल बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फिलहाल हमें मनु पर नज़र रखनी होगी। पता लगाना होगा कि उनके मन में यह बातें आई कहाँ से, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है
उन्होंने गहरी सांस ली। यह सब अचानक नहीं हुआ है, किसी ने उन्हें यह सब बताया है, और जिसने भी बताया है उनकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। उसका मकसद सिर्फ सच बताना नहीं था, उसका मकसद मनु को तोड़ना था। ये कहते ही स्टडी रूम का माहौल और भी भारी हो गया। वहीं राठौर मेंशन से बाहर निकलते ही मन्नत जैसे पूरी तरह बिखर गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सांसें बेकाबू थी, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली और खुद से बुदबुदाने लगी। क्यों, आखिर क्यों? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों वी? अगर आप ही किंग थे तो एक बार, सिर्फ एक बार बता देते। मैं पूरी दुनिया में किंग को ढूंढती रही, हर पल डरती रही, और आप सब जानते हुए भी खामोश रहे। उसी पल मन्नत के होठों पर दर्द भरी टूटी हुई मुस्कान उभर आई। उसने भींगी आंखों से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बुदबुदाई। आज भी माँ और डैड ने भी सच नहीं बताया। क्यों? क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी? इस वक्त उसके मन में वैभव के कहे हर शब्द गूंज रहे थे। देखना मनु, कोई तुम्हें सच नहीं बताएगा, सब तुमसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि सच जानोगी तो वेदांत से नफरत करने लगोगी। मन्नत ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल अब भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, अपने वी का इंतजार करो, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट, वैभव की बातें और अभी अभी संध्या जी और अधिराज जी की खामोशी, तीनों मिलकर उसके विश्वास को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। उसी समय एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर वैभव बैठा था। उसने शीशा नीचे किया। बैठो मनु। मन्नत बिना कुछ सोचे और बोले कार में बैठ गई। वहीं दूसरी ओर कुछ ही सेकेंड बाद अधिराज जी और आयुष भी भागते हुए बाहर आए, लेकिन तब तक कार तेजी से वहां से निकल चुकी थी। आयुष घबराकर बोला, डैड, वो भाभी थी, हमें उनके पीछे जाना होगा। अधिराज जी ने बिना देर किए अपनी कार स्टार्ट की। दोनों उसी दिशा में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था मन्नत कहाँ जा रही है, लेकिन इतना जरूर पता था कि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं कार के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। मन्नत की आंखों की आंसू थम जरूर गए थे, लेकिन उसमें एक खालीपन उतर आया था। वहीं वैभव बीच बीच में चोरी छिपे उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वह समझ चुका था कि उसका पहला दाव काम कर चुका है। कुछ देर बाद कार एक सुनसान इलाके में बने पुराने गोदाम के सामने आकर रुकी। मन्नत ने चौंक कर बाहर देखा, फिर हैरानी से बोली, वैभव, ये शेखावत मेंशन नहीं है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वैभव आराम से कार से उतरा, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सच और दिखाना है। मन्नत ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है, और मुझे इस वक्त किसी और से कोई बात नहीं करनी है। वो वापस कार की तरफ मुड़ने लगी। तभी वैभव की आवाज़ फिर सुनाई दी, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा मनु, जो कहा था वही सच निकला ना? मन्नत के कदम वहीं रुक गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल अब भी वेदांत का साथ दे रहा था, लेकिन उसका टूटा हुआ विश्वास उसके दिल की आवाज़ दबाने लगा था। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बोली, बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं थक गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वैभव की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। उसने गोदाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट मनु, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं खुद तुम्हें शेखावत मेंशन छोड़ दूंगा। मन्नत वहीं खड़ी रही। उसका दिल और उसका दिमाग पहली बार एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और यदि आज का एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।